तो एक जनरल पहले क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत छोटा सा, फिर इसके बाद बातों को आगे बढ़ाते हैं। याद करो कैलकुलेट का रिजल्ट आया था मेरे हिसाब से b बराबर अंडर रूट के अंदर e बाय म्यू था। एक छोटा सवाल करो फटाफट जल्दी से। रिजिड सपोर्ट के बाद ये पुली पुली के टेंशन के लिए बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। रिजिड सपोर्ट इसके बाद पुली के नीचे इधर 3 kg मास ऐसा कहते हैं, इधर 6 kg मास, इधर 6 kg मास और इधर 4 kg मास। मास और 4 इधर 6 kg इधर 4 kg। पुली से कनेक्टेड दो मास 6 kg और 4 kg, राइट। अब हमसे कह रहा है कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी इसका भी अपना डिफाइंड मास, इसके बारे में बताया गया है। ये रस्सी टोटल 2 मीटर की है और इसका मास 0.1 kg, 100 ग्राम मास की 2 मीटर लंबाई की रस्सी, इसके एक तरफ 6 kg एक तरफ 4 kg। बस समझ गया ना बेटा? ये स्ट्रेस कंडीशन, इसमें अगर कोई पल्स क्रिएट करोगे, कोई हल्का सा झटका दिया जाए, जो वेव आएगी, जो प्रोग्रेसिव वेव आएगी, उसकी रफ्तार क्या होगी? जनरल फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला, v बराबर रूट t बाय हम तो चले v बराबर रूट t बाय। अच्छा क्या क्या पता करना पड़ेगा? एक तो टेंशन पता करना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो रस्सी में होगी प्रोग्रेस, वेव की जो प्रोग्रेस होगी वो तो रस्सी में होगी। रस्सी की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। मास कितना है? 0.1। तो म्यू कितना बन जाएगा? म्यू बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मास के नाम पर 0.1 kg और लेंथ के नाम पर 2 मीटर। आई थिंक डेसिमल डाउन 0 बढ़ा दो तो बन जाएगा बेटा 1/20। 1/20 क्या? ऊपर आएगा kg और नीचे आएगा पर मीटर, राइट। अब टेंशन कैसे पता करोगे? तो टेंशन पता करना आता है? अरे बेटा बिल्कुल बेसिक तरीका यार, लोगों ने हम लोग तो 3 क्वेश्चन छोड़ रखी है, तो एक क्वेश्चन नहीं लगाया करते। अच्छा अब 6 भारी की 4 भारी, बेटा 6 वाला जीत जाए। अच्छा 6 वाला नीचे क्या लगाएगा? 6g। 4 वाला क्या लगाएगा? 4g। 6g जीतेगा कि 4g? 6g वाला 4g वाले से कितने से जीतेगा? 2g से जीत जाए, राइट। तो कहते हैं इसका मतलब 2g नेट फोर्स आएगा, ऐसा ना 2g आएगा नेट फोर्स, और नेट फोर्स 6g minus 4g, 6g minus 4g is equal to 2g net force, F net। और F net को किसके बराबर करते हैं? F का मतलब मास। कौन सा मास? वो मास जो चल सकता है। तो 6 और 4 दोनों चलेंगे, तो 6 4 ना 6 चलेगा ना 4 चलेगा, 6 + 4 दोनों चलेंगे, 6 4 10। यार 10 किलो मल्टीप्लाई बाय स्टेशन की जगह पर एक जी की वैल्यू डालते हैं क्या? जी ग्रेविटी अगर 10 रखोगे क्या जी से खत्म हो जाएगा? a बराबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आ गया एक्सेलरेशन। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हमें टेंशन निकालना है। अब जब निकाल टेंशन का ध्यान से देखो, नीचे कितना? 6g जैसे नीचे क्या रस्सी टाइट होगी? रस्सी टाइट, तो रस्सी में टेंशन ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द मास। इस पर टेंशन आ गया t मान लो। अब इसकी एफडी बनाई जाए, एफडी में नीचे की तरफ 6g, ऊपर की तरफ टेंशन। क्या ये इस मास पर लगने वाला नेट फोर्स है? अरे नेट फोर्स का मतलब नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, ये नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर कर दो? ma। m का मतलब 6 और a का मतलब कितनी का बराबर? 2। रखो जरा सा, क्या इसकी जगह पर 10 डाल तो 6 दाम 60 माइनस 30 बराबर 6 दूनी 12। 12 का ट्रांसफर करो, 3 का 60 माइनस 12 बराबर t। तो t बराबर कितना आएगा? 40 इन टर्म्स ऑफ, चेक कर लो क्या कहते हो भैया? किसी को कोई समस्या जाओ देख लो, टेंशन मिला? आओ मेरे प्रोडक्ट b बराबर रूट के अंदर t की जगह बेटा 48 अपॉन म्यू की जगह म्यू मतलब 1/20 का ऊपर चला जाए, तो b बराबर अंडर रूट के अंदर। हालांकि इसके फैक्टर्स किए जा सकते हैं, जैसे मेरे हिसाब से इसको तोड़ोगे जैसे लिख सकते हो 12 चौको 48, राइट। क्या सीधे निकालते क्या? 48 दूनी 6 में 960 आएगा। 960 करोड़ पॉसिबल 30.9 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। ये बड़ा केवल बिल्कुल परेशान हो, ये केवल आइडिया देने के लिए सवाल था कि इस तरह से भी टेंशन सोच सकते हो। टेंशन का मतलब बेटा हमेशा ये नहीं कि 2 मीली किनारे किनारे कस दिया तो ही टेंशन। अरे पुली से अरेंज सिस्टम है, उसमें रस्सियां लगी, इनमें भी टेंशन होगा। तो ये टेंशन भी उस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो सकता है।
राइट? सवाल नंबर 22 फटाफट नजर डालो। क्या करना नहीं, सब आपको देखना है। हो जाएगा? क्या स्टील का वायर? जो आलसी हो गया, स्टील का वायर दिखाई दिया? बस अब स्टील के वायर की लेंथ 90 सेंटीमीटर दी गई। अच्छा, टेंशन भी दिया गया, स्पीड ऑफ ट्रांसफर पता करनी है, और क्या वायर का मास दिया गया। तो मास कम का है कि मास पर यूनिट लेंथ? तो मास कितना है? 6 × 10⁻³ लेंथ कितनी है? 90। तो मास पर यूनिट कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻³ और सेंटीमीटर को बदलो तो मीटर में चाहे से डिवाइड करोगे, चाहे 100 से डिवाइड कर दो, या 10⁻² से मल्टीप्लाई। आई थिंक सवाल हो जाएगा। अरे फार्मूले में टी खोजना है, क्यों खोजना, सवाल खत्म। समझ गए ना? एक सवाल और बताओ फटाफट, तुरंत बताओगे, तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए बेटा। देखिए निकाल रखिए बोर्ड पर। आपसे हम ये रिकॉर्ड करते हैं, इसको नोट कर दिखो। सवाल की सिचुएशन समझ लो। सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान करके ही पूछे, बहुत ध्यान से समझो। क्या पुली का अरेंजमेंट दिखाई दिया? पेन रखो भाई, तुम नोट करने लग जाते हो तो मेरी दिक्कत एक मास। क्या पुलिस का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है? तार दिखाई दे रहा है? कौन कौन सा? एक तो तार वो देखो जो मास से कनेक्टेड है, ये यहाँ तक, और दूसरा एक और तार है जो मास से कनेक्टेड है, ये वाला। हमने तार की नंबरिंग कर रखी है, यानी तार एक ही जैसा है। एक तो तार ये हो गया तुम्हारा, और एक तार ये। हमने कई बार बोला है कि अगर आइडियल स्ट्रिंग है तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब रस्सी से तो टेंशन से। तो ऐसा कह सकते हो कि जो 2 नंबर हिस्सा है उसमें जो टेंशन होगा वही टेंशन 1 नंबर तक ट्रांसफर होगा। रस्सियां एक जैसी मास डेंसिटी की है, अर्थात इसमें मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू अगर म्यू है तो इस पूरी रस्सी में म्यू है, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, और यहाँ भी। सब रस्सियां एक जैसी मास डेंसिटी की, राइट? लेकिन ये हो सकता है बेटा कि टेंशन रस्सियों में अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि अच्छा टेंशन अलग अलग हो ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी दो ही बातों पर डिपेंड करती है। किस पर? एक तो बेस ऑफ टेंशन पर, दूसरा म्यू पर। तो इसमें टेंशन देखो जरा कैसा है, और जुगाड़ कर देखो ध्यान से। ठीक है, नीचे खींचेगा तो नीचे कितना खींचेगा? F2। और जैसे खींचेगा धागा टाइट होगा, और धागा टाइट तो धागे में कितना टेंशन। अच्छा यहाँ टी, अरे सुनते जाओ बस फटाफट करता चला। ये टी तो, अरे रस्सी एक तो टेंशन, तो यहाँ से यहाँ तक टी मेंटेन रहेगा। अच्छा यहाँ टी तो, यहाँ भी टी, और यहाँ टी तो, और यहाँ भी, और यहाँ भी। अरे भैया एक रस्सी एक टेंशन, and tension is always directed along the string away from the mass, along the string away from the mass। वही कहानी चलते। अच्छा एक बात बताओ, इस पुली पर कितने टेंशन एक्टिव है? इस पुली पर एक रस्सी नीचे रख करेंगे, उस पर टेंशन पता करना है, और ये पुली 2 रस्सियों के सपोर्ट में, एक टेंशन ये टी, एक टेंशन ये टी। ऊपर टोटल कितना है? 2T। अगर आइडियल पुली है तो ऊपर 2T तो नीचे भी 2T, तो ये अकेला 2T टेंशन है, ये 2T। आई थिंक सवाल खत्म। देखो तो जैसे मान लो जो कहता है कि D3, T का मतलब 3 नंबर से बेटा, 2 का मतलब 2 नंबर से, 1 का मतलब 1 नंबर से। जब मैं D1 बोलूं, अरे कोई बड़ी बात नहीं, D1 का मतलब कह रहा साउंड की स्पीड इन 1 नंबर रस्सी, तो अंदर रूट के अंदर D बाई म्यू। देखो मैं सही लिखा, गलत लिखा, चेक करके हाँ ना बोलो। अरे टेंशन के नाम पर और म्यू के नाम पर म्यू। D2 बोलो, B2 2 नंबर रस्सी में कितना टेंशन, टेंशन के नाम पर T और म्यू के नाम पर म्यू। B3 बोलो, B3 बोलो अंडर रूट के अंदर, हाँ जी B3 3 नंबर रस्सी में कितना टेंशन 2T, और रस्सी का सेम है मास डेंसिटी वाली, अपॉन 2T अपॉन म्यू।
कोई डाउट तो नहीं? थोड़े से सिस्टम मैकेनिक्स रिलेटेड थे, उसके बाद विद्यार्थी में सब कुछ शानदार सीखना ध्यान से। पहले तो याद दिलाते कि तुमने जो पढ़ा है, हम लोगों जो अभी तक डिस्कशन किया है, दो रिजिड सपोर्ट ये रस्सियां, दो रिजिड सपोर्ट और के बीच में रस्सी, और रस्सी में उपलब्ध टेंशन की मात्रा T, रस्सी का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो P, राइट? अब इसमें जो रफ्तार, ये तो इसमें जो पल्स, इसमें जो जर्क क्रिएट करोगे, जर्क की वजह से जो साउंड की स्पीड आएगी, या ऐसे कैसे जो प्रोग्रेसिव वेव की रफ्तार आएगी, y की b बराबर अंडर रूट के अंदर t y। अगर आप वायर को डिटेल पढ़ना चाहते हो, तो वायर की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, तो एक काम करो, वायर को काट के बाहर निकाल दो, एक काम कर दो, सपोर्ट हटा दो, अपने आप को स्वतंत्र वायर दिखने लगेगा। जब वायर दिखे तो वायर पर गौर से नजर रखो, वायर किस शेप का दिखाई दे रहा है, क्या सिलेंड्रिकल शेप का दिखाई दे रहा है क्या? इन जनरल कोई भी वायर, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी रस्सी होती, कोई केबल हो, कोई तार हो, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो है ये सिलेंड्रिकल शेप का। अच्छा, सिलेंड्रिकल शेप का तो इसके कुछ पैरामीटर भी होंगे, हर सिलेंडर की अपनी एक डायमेंशन होगी, जैसे सिलेंडर की लंबाई मान ली कितनी हो जाए, L हो जाए, सिलेंडर का जो रेडियस है, जो सर्कुलर सेक्शन, इसका रेडियस कितना हो जाए, R हो जाए। तो क्या सिलेंडर के वॉल्यूम या सिलेंडर के मास के बारे में तो लिख सकते हो? तो देखो ध्यान से, सिलेंडर का मास, अरे सिलेंडर का ब्रह्मांड का कोई भी मास हो, मास का जनरल फार्मूला वॉल्यूम और डेंसिटी के नाम क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। समझना, हम उस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ जो b बराबर t बाई म्यू लिखा है, इसमें हम म्यू को चेंज करेंगे, मास पर यूनिट को चेंज करेंगे, धीरे-धीरे चेंज करेंगे। फोकस करना सभी लोग, सबका रिस्पांस चाहिए। तो हमने कहा ये सिलेंड्रिकल वायर के मास से डिस्कशन स्टार्ट किया, क्योंकि मास बराबर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अरे तो वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट या लंबाई। तो भी दिया, अगर हाइट की टर्म्स में तो हाइट और लेंथ दी, लेंथ बेस का क्रॉस सेक्शन जब बेस किस शेप का है, सर्कल, और सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस r है, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह कितना आएगा, l। तो पाई r स्क्वायर क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, डेंसिटी। l को नीचे ले आओ, तो मास अपॉन लेंथ बराबर क्या बन जाएगा, पाई r स्क्वायर इनटू डेंसिटी। कोई डाउट तो नहीं? अब एक बात ध्यान सुनना, ठीक है, कौन सा यही तो म्यू है, तो म्यू की जगह पर क्या पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं? और ध्यान देना, d की जगह पर d का नाम डेंसिटी कहीं रोज अगर इस्तेमाल करेगा तो मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा है, तो d का फार्मूला बन जाएगा b बराबर अंडर रूट के अंदर टेंशन की जगह पर t आएगा, और म्यू की जगह कितना आ जाएगा, म्यू की जगह पर पाई मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d आ जाएगा। एक काम और आप कर सकते हैं, चाहे तो रेडियस की जगह पर हाफ ऑफ डायमीटर भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में पैरेलल रेडियस और डायमीटर दोनों की इंफॉर्मेशन दिया करेगा। फॉर एग्जांपल हमसे वो कहते इसकी डायमीटर कैपिटल D, क्या कहते, डायमीटर कैपिटल D। तो डायमीटर रेडियस का रिलेशन कैसा होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होती है, रेडियस की जगह पर d/2 लिख दोगे, तो d/2 लिखोगे तो फार्मूला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो r की जगह पर d/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ग्राउंड तो नहीं, एक जनरल पूरा ये बन गया। एक बात और बहुत ध्यान से, हो सकता है आपने टर्म पढ़ा हो, अगर हमारे पास ऐसा सिलेंडर है, इसको किसी सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, लंबाई L, मास M, और इसको खींचिए T टेंशन से, इसको T टेंशन से स्ट्रेच करिए, राइट? इधर से देखो, T टेंशन से स्ट्रेच करो, खींचो। तो खींचते वक्त ध्यान से देखो, आपने जो फोर्स है उसकी लेंथ पर अप्लाई नहीं किया, बल्कि इसके क्रॉस सेक्शन पर अप्लाई किया। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके क्रॉस सेक्शन पर अप्लाई कर रहे हो, और क्रॉस सेक्शन किस शेप का है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर पाई r स्क्वायर। अब आपको एक टर्म याद दिला दें, एक आपने शायद टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कभी पढ़ा हो, स्ट्रेस पढ़ा है क्या? स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर जैसा टर्म होता है, तो स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ध्यान से देखो, इस स्ट्रिंग, इस रस्सी को खींचने के लिए कितने फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे भाई कितने फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो? टेंशन के नाम पर T का इस्तेमाल कर रहे हो, T अपॉन कितने एरिया पर वो फोर्स एक्टिव है,
पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहें तो t बाई पाई आर स्क्वायर वाले टर्म को वहां देखिए, आप चाहें तो वेलोसिटी में स्ट्रेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक और फॉर्मेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, v बराबर, बोलो बेटा, v बराबर ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, ये बन जाएगा स्ट्रेस अपॉन नीचे पर क्या बनेगा, डेंसिटी। कोई और तो नहीं, करेक्ट बात है। इसमें डाल दीजिए बेटा, रेट डाल दीजिए, छोटी सी है, छोटा टाइटल है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ different form of formulas, formula के different form। इसी स्ट्रेस स्ट्रिंग इसमें टेंशन की है, इसका मास पर यूनिट है, न्यूमस में जनरल स्ट्रिंग का फार्मूला v बराबर अंडर रूट ऑफ t by mu पूरी फॉर्म में अप्लाई हो सकता है। टेंशन बदलेगा तो v बदलेगा, u बदलेगा तो v बदलेगा। किसी सिलेंड्रिकल शेप के वायर, किसी सिलेंड्रिकल शेप के केबल, किसी स्ट्रेच वायर के जो मास पर यूनिट है, यानी mu को लिखने का तरीका आप चाहें उसे बदल सकते हैं। आप mu को पाई r स्क्वायर इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो t का नया फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर t अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू डेंसिटी। t टेंशन है, फोर्स है अपॉन पाई r स्क्वायर, एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया का प्रेशर या स्ट्रेस जैसा बन जाएगा। तो वेलोसिटी का नया फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। कोई डाउट तो नहीं? एक बात और देखो, ऐसे इसी क्रम में आपने अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ा, हम थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं। अगर ये बहुत टफ फॉर्मेट, असल में आप जब किसी एक नोट इससे काम चल जाए ध्यान से देखो, ये जो केबल है ना, इस केबल को पता समझना, ये कोई मटेरियल है, कंसीडर इट एज अ मटेरियल। इस मटेरियल को अगर हम जैसा कोई एजेंट कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचे, तो जब हम खींचेंगे तो इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले इस पर डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब इसकी बनावट में गड़बड़ी आना शुरू होगी। खींचोगे तो इसके मॉलिक्यूल सेपरेट होना चाहिए। तो जिस आकृति जिस आकार में है, इसके आकार में परिवर्तन आएगा। अब हुआ कि जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते ही सबसे पहले आकृति आकार में परिवर्तन आना शुरू हुआ, लेंथ में चेंज होना शुरू हुआ। लेंथ में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस लेंथ स्ट्रेन कहलाता है। क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, उससे क्या आई, स्ट्रेन। और जैसे स्ट्रेन आएगी तो इस तार को गुस्सा आएगा, ये कहेगा नहीं मैं जैसा था वैसा गुस्सा, तो मुझे गड़बड़ मत करो, मुझे तोड़ो फोड़ो मत। तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने के लिए रिकवरी फोर्स लगाएगा, इसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या लगाया, अरे भाई कॉमन सेंस की बात कर, सिंपल सी बात कर, सपोज करो हम इनके पड़ोसी हो, हम इनको ऐसे डिफॉर्म करना शुरू कर दें, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। इनके डिफॉर्मिंग फोर्स से क्या आएगी, स्ट्रेन। स्ट्रेन का इनको क्या आएगा, स्ट्रेस। ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, समझ गए? अगर सुनना से हम कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि सपोज करो हमारे पास एक कोई वायर जिसकी पहले से लेंथ इतनी, तो ध्यान समझना, कनेक्टिविटी वायर करना। ये देखिए सपोज करो हमारे पास कोई वायर है, ये वायर, इस वायर की लेंथ कितनी बेटा, L, लेंथ L है। इस पर हमने वेट लटका दिया नीचे, कितना वेट लटका दिया, mg। अरे इस वायर का मास मान लो m है, तो इसके सेंटर पर इसके mg काम करेगा। सुन से हम ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा हमें इसको खींचना शुरू करो, एक L लेंथ के वायर को, एक m मास के वायर को, इसका मास पर यूनिट लेंथ m by l mu है, उसके एंड पॉइंट को t टेंशन वाले फोर्स से खींचना स्टार्ट करेंगे। अरे जैसे खींचना स्टार्ट करो तो वायर टाइट होगा, वायर टाइट है, वायर में टेंशन है, वायर में टेंशन है, वायर में म्यू है। अगर t है म्यू है तो क्या v बन जाए, यानी अगर लोअर पार्ट से जर्क दोगे तो जर्क ऐसे प्रोग्रेस करता हुआ ऊपर जाएगा। प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म में हमारी प्रोग्रेसिव वेव लोअर एंड से अपर एंड की तरफ प्रोग्रेस करेगी, चलती हुई चली जाएगी। ठीक, तो ध्यान से असल में जब तुमने टेंशन लगाया, तो टेंशन एक डिफॉर्मिंग फोर्स है, टेंशन इसकी वर्कआउट को बिगाड़ना चाहता है। तो टेंशन लगाओगे तो वायर की लेंथ में चेंज आएगा, हो सकता है वायर पहले की तुलना में थोड़ा सा खिंच जाए। अच्छा पहले लेंथ कितनी थी और खिंच कितना गया, डेल्टा। लेंथ में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस लेंथ क्या कहलाएगा, इस सब थोड़ी देर में क्लास के में पढ़े होंगे। स्ट्रेन एक बार नहीं पढ़े, पढ़ लो राइट। तो लेंथ में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के साथ साथ हमें कौन सी सीखनी है, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सुनो, सबसे पहले क्या किया, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन से क्या आई, स्ट्रेन। स्ट्रेन की वजह से वायर जो है गुस्सा, वायर ने करी रिकवरी, उसका नाम क्या है, स्ट्रेस। तो सुनो ध्यान से, एक और बात याद रखनी, हर वायर हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी का मतलब होता है बखूबी कितना मटेरियल
कितनी बखूबी से मटेरियल अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों को रिकवर कर लेता है। और हर मटेरियल की रिकवरी का एक कांस्टेंट होता है, रिकवरी का एक कोएफिशिएंट होता है। लंबाई की केस में उसका नाम पाई होता है। आपने इसका नाम पढ़ा होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझे ना? तो यंग्स मॉडुलस को क्या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको, आपने साथ में पढ़ा भी होगा। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सब छोटी बातें याद रखनी। तो यंग्स मॉडुलस की जगह पाई, स्ट्रेस की जगह पर क्या रखना? कॉपी करना। स्ट्रेस की जगह पर फोर्स अपॉन एरिया, पर्टिकुलर स्ट्रेन की जगह पर बेटा डेल्टा एल अपॉन एल। कोई और तो नहीं? अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो इस टर्म को इधर ट्रांसफर मार सकते हो और f बाई a को बचा सकते हो। देखना जरा, बाई जुड़ा लगे तक करना, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल अपॉन में l बराबर f अपॉन a। ये कहां रिप्लेस कर सकते हैं? ये कहां रिप्लेस कर सकते हैं? तो स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं? यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, या यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। आसान नहीं? अब हमारा एक बात और फॉर्मूला, एक बात और, सपोज करो इस वायर को ठंडा किया जाए या इस वायर को गर्म किया जाए। ठंडा या गर्म करने का मतलब टेंपरेचर चेंज करना। टेंपरेचर चेंज करने से भी मटेरियल में डिफॉर्मेशन आता है। आपको अगर याद हो, शायद याद हो, कि अगर कोई हमारे पास एल लेंथ का मटेरियल है, बेटा कंटेंट ज्यादा बाहर है, इसमें बीच सीक्वेंस पकड़ते हैं ना बस, है ना? हमें पता है कि क्या कर रहा है। अगर हमारे पास वायर है जिसकी लंबाई कितनी बेटा है, और इसका टेंपरेचर मान लो कितना है, थीटा। अब उसको जब गर्म करो तो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा। लीनियर अरेंजमेंट है तो लीनियर वाइब्रेशन बढ़ेगी, इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। कितनी लंबाई बढ़ जाएगी? और टेंपरेचर, अगर लेंथ एल थी, टेंपरेचर थीटा था, टेंपरेचर बढ़ाओगे तो लेंथ भी बढ़ जाएगी। इस बात को लिख सकते हो तुम। इसको तुमने अगर लिखना सीखा तो बता दूं, आपने सीखा होगा चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा थीटा। अरे याद है क्या? शाबाश, इसको नीचे गया। आ रहा बेटा, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस लेंथ बराबर अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा। तो कितने फॉर्मूले बन गए, कितने सुंदर सुंदर फॉर्मूले बन गए। दिखाते हैं तुम्हें, देखो देखिए सारे को देखो। अब डिफरेंट फार्मूलास था, असल बात उसके बारे में। जैसे एक सबसे पहले का फार्मूला था, बोलते जाओ। तने हुए तार में कंपन, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस पढ़ रहे हो, वाइब्रेशन की स्पीड पढ़ रहे हो, वाइब्रेशन की स्पीड, प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड, प्रोग्रेसिव वेव का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पर सवाल बनेगा। तो b का फार्मूला b बराबर रूट के अंदर, अगर वायर सिलेंडर है बोला करो यार, अगर वायर सिलेंडर शेप का तो ये dy म्यू की जगह पर पाई r स्क्वायर इनटू डेंसिटी। अच्छा और भी कुछ बन सकता है क्या? क्या बन सकता है बेटा? अंडर रूट के अंदर, शाबाश शाबाश, ये बनता है स्ट्रेस, स्ट्रेस 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 अपॉन क्या बन जाएगा? डेंसिटी। बढ़िया। अच्छा स्ट्रेस की जगह और को लिख सकते हो क्या? क्या स्ट्रेस की जगह पर यंग इनटू स्ट्रेन लिख सकते हो? तो फॉर्मेट फिर से चेंज हो गया, तो बन गया अंडर रूट के अंदर यंग मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन मल्टी अपॉन नीचे क्या जाएगा? डेंसिटी। और बोलो क्या फॉर्मेट बना सकते हो? और दो अंडर रूट के अंदर, हाँ जी, क्या यंग को यंग रखें, बिल्कुल नौजवान रखें, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन की जगह, स्ट्रेन की रहेगा क्या? स्ट्रेन की जगह क्या अल्फा इनटू डेल्टा थीटा लिख दें। अल्फा का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस टेंपरेचर बढ़ने के हिसाब से पर डिग्री टेंपरेचर में कितने सेंटीमीटर की बढ़त होगी। तो डेल्टा अल्फा की जगह पर अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा होता है टेंपरेचर में चेंज। तो इसको चेंज कर सकते हो, तो कह सकते हो स्ट्रेन की जगह पर अल्फा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा और नीचे क्या आ रहा था हमेशा की तरह डेंसिटी। डाउट तो सारे फॉर्मेट होने चाहिए, चट से नोट करो बेटा। सीक्वेंस का पूछना, मेन फोकस तुम्हारा किस टॉपिक पर होना चाहिए और क्या अच्छा जैसे आप तो बच्चे नोट करते चले, नोट कर ले जब तो एक बार बोर्ड पर निगाह मारने की कैसे क्या सीक्वेंस बन रखना बेटा। ये जो वेव पढ़ रहे हैं सब मैटर मटेरियल में प्रोड्यूस होने वाली वेव का क्वेश्चन पढ़ रहे हो, और मैटर में प्रोड्यूस होने वाली जो वेव्स हैं वो मैटर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी। तो मैटर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, डेंसिटी, वॉल्यूम, रेडियस।
यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अपॉन डेंसिटी। यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन की जगह बेटा ये स्ट्रेन, ये जो टर्म है इसी का नाम स्ट्रेन। अल्फा का नाम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सप्रेशन डेल्टा थीटा का मान चेंज इन टेंपरेचर। नोट करें कैसे यहाँ पे करेंगे एक ही फोर्स है टेंशन फोर्स ही तो है। तो इसके बगल वाले में भी लिखने हैं वो पाई आर स्क्वायर टेंशन लाइन में। हाँ सर सही ठीक है। टेंशन में फोर्स इतना है और क्यू का मतलब मास पर यूनिट है, तो इसको हम पहले रिप्लेस करना है। यही तो क्यू है, देखो तो म्यू को पाई स्क्वायर डी से रिप्लेस कर दिया। अब इसमें से टी यानी टेंशन का और जो एरिया का रेशियो है, अरे बल बटे क्षेत्रफल प्रतिबल स्ट्रेस एक्चुअली टेंशन पर यूनिट एरिया से फोर्स पर यूनिट है, ये स्ट्रेस अलग कर डेंसिटी अलग कर। ये जो डब्बा बना है इसी से पूछेंगे, बता सुनो जो डब्बा बना है इसी से पूछेंगे और हिंट भी देते जाएंगे, बहुत ध्यान सुनते रहना, हर हिंट सत्य होगा। रेडी चलो एक वायर पहले फार्मूला शुरू कर रहे हैं, लास्ट तक चलते जाएंगे, कुछ छांटना है कौन सा इस्तेमाल करें कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है भाई चलो भाई चलो हमारे पास एक वायर है, वायर का टेंशन बढ़ा दिया, टेंशन वायर स्ट्रेस कंडीशन पहले हमने उसका टेंशन और इंक्रीज कर दिया, टेंशन इंक्रीज कर दिया तो रफ्तार और प्रोग्रेसिव वेव की रफ्तार बढ़ जाएगी। अच्छा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ भी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। हमारे पास एक रस्सा था, उस रस्से को दोहरा दिया, ऐसे रस्सा था उसको पलट के फिर से दूसरे पे लगा दिया। एक ही रस्सा था, उस रस्से को ऐसे फोल्ड किया और उस रस्से को मोटा रस्सा बना दिया। अब रफ्तार बढ़ेगी घटेगी, क्योंकि व्यू बढ़ जाएगा, व्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ बढ़ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। डेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्टली की इनवर्सली, इनवर्सली। तो इसका मतलब अगर हम डेंसिटी में वेरिएशन करेंगे तो वेलोसिटी में वेरिएशन आएगा। एक बात बता दो, अगर हम एक लोहे का तार इस्तेमाल करें, बहुत ध्यान सुनना, और एक स्टील का तार इस्तेमाल करें, दोनों में किसमें प्रोग्रेसिव वेव की रफ्तार, पल्स की रफ्तार, ट्रांसवर्स वेव की रफ्तार तेज होगी। स्टील के तार का यंग मॉडुलस लोहे के तार के यंग मॉडुलस से ज्यादा। स्टील ज्यादा लगती है यार, स्टील करीब करीब हमारे बर्तन किसके बनते हैं यार, क्यों बनते कभी सोचा है? अरे मम्मियों को पता, पापा को पता, घर में लड़ाई पहले का पटका जाएगा और बर्तन पटका जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, इलास्टिसिटी को तो रबड़ बैंड नहीं यार, बिल्कुल गलत फिगर आपके दिमाग में, उसको साफ करो। आपके दिमाग में इलास्टिसिटी का मतलब रबड़ बैंड चलता है, अरे यार रबड़ बैंड नहीं होता, इलास्टिक मटेरियल का मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दो और फिर मटेरियल अपनी पूरी रिकवरी कर दे, जल्दी से डिफॉर्म ना हो तो उसको कहते हैं मटेरियल इलास्टिक है। तो स्टील्स के बर्तन इलास्टिक होते हैं, इसीलिए डेली लाइफ में स्टील के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते। इधर आओ, लोहा ज्यादा इलास्टिक, स्टील इसका यंग मॉडुलस ज्यादा, लोहे का स्टील का, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा उसमें प्रोग्रेसिव पल्स की रफ्तार भी ज्यादा। समझ गया ना? शाबाश। एक चीज और बता, अगर हम किसी वायर को टेम्पर करें, किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेव की रफ्तार परिवर्तन आएगा, आ जाएगा। कैसे परिवर्तन आएगा? डायरेक्टली इनवर्सली, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रफ्तार बढ़ेगी। अच्छा लीनियर कोएफिशिएंट बढ़ाओगे तो भी रफ्तार, जब मॉडुलस बढ़ाओगे तो भी रफ्तार, डेंसिटी बढ़ाओगे और मास पर यूनिट लेंथ बढ़ाओगे, रेडियस बढ़ाओगे, डेंसिटी और डायमीटर बढ़ाओगे, डायमीटर बढ़ाओगे तो भी। समझ गए ना? एक छोटा सवाल करना, ये इतने बेटा सुनो, अब इससे ज्यादा वेरिएशन रीड बना सकता है, ये नहीं बना सकता, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन, राइट? एक और सवाल लिखिए जरा, सवाल लिखिए, कंपेयर VA with respect to VB। VA का मतलब वेलोसिटी इन वायर वेग और VB का मतलब वेलोसिटी इन वायर लीड। हमारे पास दो तार, ये लिखिए, फोटो देखिए, ये लिखाइए पूरा लिख दें।
डेंसिटी रो है और उसमें कौन तार है और उसमें कौन तार है, इसकी भी डेंसिटी रो है, राइट। इसकी रेडियस 2r, इसकी रेडियस r है। ये थोड़ा डायमीटर बनाने का गलती से आधा मिनट ऐसे, इसकी रेडियस 2r है और इस वाले की रेडियस r है। दोनों अंडर सेम टेंशन, दोनों में टेंशन सिमिलर, सेम टेंशन, सेम डेंसिटी, रेडियस अलग है। इसको A नाम दिया गया है, ये वाला आपका B। हमसे कह रहा BA BB का रेशियो बताओ, बहुत आसान सवाल, कोई कठिन बात नहीं, बस सिलेक्शन करो कौन सा फार्मूला लगा दें। कौन सा है, कौन सा छाटो जरा कौन सा, अरे जैसा डेटा वैसा फार्मूला। क्या टेंशन की जानकारी है? ओके। डेंसिटी है? ओके। रेडियस है? खोजो जरा कौन सा फार्मूला से टेंशन रेडियस डेंसिटी आती है। आई ठीक है, दूसरा वाला है क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर T अपॉन पाई r स्क्वायर d, नीचे बोल देता है अंडर रूट के अंदर, अरे यार A के लिए यही फार्मूला और B के लिए भी फार्मूला, अंडर रूट के अंदर T अपॉन पाई r स्क्वायर इनटू डेंसिटी। अब सुनो, अब वैल्यू रखते हैं, धन फार्मूला लिख दिया, बोल देगा BA BB अर्थात तार नंबर A तार नंबर B पे हम स्पीड कंपेयर करने जा रहे हैं। हमको टेंशन, रेडियस और डेंसिटी की इंफॉर्मेशन दोनों तार में दी गई, हमने दोनों वही फार्मूले ढूंढ ढांड के सेलेक्ट कर लिए। अब इनमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, दोनों में टेंशन एक जैसा है तो T to TP रहेगा, पाई पाई रहेगा। इधर रेडियस कितनी बेटा, तो यहाँ पर हमें 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उस रेडियस कितनी बेटा r, यहाँ r का स्क्वायर बिल्कुल सही है। डेंसिटी अलग अलग है कि एक जैसी, ऊपर उधर डेंसिटी कितनी है रो और लास्ट वाले में डेंसिटी कितनी है रो, कुछ कटेगा क्या, लगभग सब कुछ कट जाएगा। टेंशन से, पाई से, रो से, r स्क्वायर से, ऊपर अल्टीमेटली क्या 1 बाई, और ध्यान देना रूट के अंदर क्या बचेगा 1 बाई 2 दूनी, अच्छा, और नीचे क्या सब कुछ कट जाएगा, तो रूट के अंदर 1 बाई 1 बचेगा। देख लीजिए, और ऐसे लिख दिया तो सोचते थे थोड़ा सुंदर लगे। अच्छा बताओ रूट 1 1 एंड रूट 4 2, तो 1 बाई 2 दिया है। अच्छा नीचे 1 बाई 1 का मतलब 1, तो मतलब छोड़ दो 1 बाई 1, 1 बाई 2 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा, इसका मतलब नहीं 1 बाई 1। सो अल्टीमेटली BA अपॉन BB is equal to 1 by 2, ये रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो जरा, हो गया गणेश? और जी क्वेश्चन नंबर 23, फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। हाँ भाई, इससे पहले के बोर्ड में बताया आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसवर्स वेव है, क्या सबको मिला क्वेश्चन? क्या कोई बच्चा ऐसा इसने कर दिया? 23 नंबर बढ़िया। आगे देखिए बाकी लोग, कह रहा ट्रांसवर्स वेव रोटेशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी। यानी लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या, म्यू होता है क्या? लीनियर डेंसिटी का मतलब मास का लेंथ के आधार पर बंटवारा, मास पर यूनिट लेंथ वही म्यू कहलाता है। तो लीनियर डेंसिटी म्यू या m/l या मास पर यूनिट लेंथ, ये सारी एक ऐसी बातें हैं। तो ट्रांसवर्स वेव प्रोग्रेशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ अ लीनियर डेंसिटी 3 × 10⁻³ kg per meter इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव इक्वेशन y बराबर होना पड़ेगा, y बराबर 0.2 sin 15x + 60t, where x is in terms of meter, t is in terms of second। तो टेंशन कितना है? क्या ये ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला सवाल है? तो क्या √T/μ आ जाएगा? अच्छा B पता है क्या? इक्वेशन देख के क्या आप वेव का इक्वेशन देख के वेव की रफ्तार निकाल सकते हो? रफ्तार V पता कर लो, T पता करना है, म्यू दिया हुआ है। तो चलो कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 23, वेव का इक्वेशन। सुनो कहानी कुछ ऐसी, ये सपोर्ट इससे बंधा हुआ तार, तार में टेंशन, तार बढ़िया टाइट तार है, शानदार। ये देखिए इसको यहां से पल्स यहां से जब दे दीजिए, यहां से जब दीजिए, ये जब ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा,
राइट। और जो वेव है, इस वेव का इक्वेशन दिया है y बराबर 0.2 साइन ऑफ 15x का प्लस का 60t। एक और जानकारी दी गई इस तार के बारे में कि तार की लीनियर डेंसिटी मास डेंसिटी अर्थात तार का m/l दैट इज गिवन एज इसको वैल्यू कितनी दी बेटा 3 into 10 की पावर क्या kg पर मीटर में? ठीक है, तो सही। मतलब उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट बना करके देख दी है और आपको कुछ ना कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना, मतलब जो बड़ी बनाई चीजें उसको नहीं को सॉल्व करना, राइट। करे कोशिश, चले आप जुगाड़ चल लगाओ जुगाड़। है कुछ एक स्ट्रिंग वाला सवाल है क्या? स्ट्रिंग आती तो तुरंत जवाब में आना चाहिए। v बराबर अंडर रूट के अंदर d बाई dy। क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या मिल सकता है? क्या टेंशन ही सवाल है? ओके, आज स्टार्टर बोलते रहे। क्या व्यू के बारे में कोई जानकारी है? दिया। क्या भी मिल सकता है? हो जाए कैसे? कभी क्वेश्चन समझ जाएगा। इक्वेशन का कंपेयर करके आप इक्वेशन y बराबर a sin ऑफ, ध्यान से देखना, ax प्लस ओमेगा t। अरे थोड़ा आगे पीछे करके लिख सकते हैं, राइट। चाटो जरा, अरे t के बगल वाला ओमेगा 60, x के बगल वाला k 15। क्या वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा और k के टर्म्स में होता है? क्या फार्मूला v बराबर ओमेगा बाई k, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई है, k बराबर 2 पाई बराबर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आएगा f लैम्डा, v बराबर f लैम्डा। सही बात, राइट। ओमेगा कितना है फोटो देखो, ओमेगा कितना 60 अपॉन k कितना 15, 15 के 15 जाओ 4 मीटर पर सेकंड। अभी करो b की जगह पर 4 बराबर अंडर रूट के अंदर टेंशन का पता नहीं, छोड़ दो। अपॉन म्यू कितना बेटा? म्यू है 3 into 10 की पावर -3। देख लो इतना समझ लो। स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ना रूट के अंदर से टेंशन निकल पा रहा ना 3 निकल पा रहा। स्क्वायर करोगे 4 चौको 16 बराबर t अपॉन नीचे कितना बेटा 3 10 की पावर -3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 16 दिया 48 into 10 की पावर -3 बराबर t। ध्यान दो सब चीजें, जैसे मास केजी में था, देख लो लेंथ मीटर में थी, टाइम था, तो सब कुछ एमकेएस में, तो आंसर न्यूटन में आएगा। ये आंसर न्यूटन में। अब अगर ऑप्शन ऐसा नहीं तो इसको डेसिमल के अंदर जा सकते हैं। नेगेटिव संख्या, नेगेटिव पावर हटाओगे क्या डेसिमल आएगा? अब नेगेटिव पावर 3 है तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट होगा, तो 3 प्लेस शिफ्ट होगा, संख्या को छोटा बनाएगा तो बन जाएगा 1 2 3 0.048। इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। इतने बच्चों का हमसे पहले आंसर सही था, ऑनेस्टली आंसर, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक सही कर दो। चलो जुगाड़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन भी सही करो, इसको आप आंसर को सही करके लो, 0.048 लो बेटा। एक और अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया वैरायटी, जस्ट पहले क्वेश्चन में रखी है, उसी करते हैं। हाँ, GX पहले दिन से वेब के लेक्चर नहीं ज्वाइन किए, उनके लिए थोड़ी सी टफ चीजें होंगी, लेकिन रेगुलरिटी को मेंटेन करें। चले बातचीत नहीं, इस तरह राहुल मोबाइल रख तो नहीं ले लेंगे बेटा, कर देंगे नहीं, इस तरह मोबाइल है नहीं बस, ठीक है। चले नहीं यार, अरे एक ही है अभी, एक डाल दो बस, मेरा एक डाल दो। एक आती बेटा वेलोसिटी और शानदार रेडी, वेलोसिटी ऑफ पल्स। क्या पल्स का तो समझते हो ना? अरे ना देखा ना,
पल्स का मतलब वेव से ही है, पल्स मतलब ऑसिलेशन ऑफ स्मॉल स्नैपशॉट ऑफ वेव, स्मॉल पल्स, वेलोसिटी ऑफ पल्स या वेव, दाल की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ पल्स इन फ्री हैंगिंग, और ध्यान से लिखना फ्री हैंगिंग मैसिव स्ट्रिंग, मासलेस नहीं है, मैसिव। मतलब लिखते पूरा हेवी लिखते थे चित्र बन जाएगा, आपको क्या पढ़ने कैसा। हमारे पास एक रस्सा है, मोटा रस्सा, वो हवा में लटक रहा है, और उसके लोअर एंड पे हम ऐसे लटका देंगे और रफ्तार ऐसे तरफ ऊपर तक जाए, ये पोर्शन ऊपर तक, एक लटक रहे रस्से को नीचे से ऐसे जल दे दो ताकि पल्स बने और ऊपर तक जाए, राइट? इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन? शाबाश। अब चलो जुगाड़ करें और काम पे लगा जाए मजदूर तरह सुधार से। सबसे पहले भैया ये रहा सपोर्ट, ये रही पतली रस्सी, थिन स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग की सबसे अच्छी बात क्या होती है? आइडियल स्ट्रिंग का कोई भी सेगमेंट डिफरेंट मास का नहीं होता, कहने का मतलब सब यूनिफॉर्म मास के सेगमेंट से मिलकर के बनी। बस समझ गए ना? आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर 1 न्यूटन के फोर्स से खींचा तो 1 न्यूटन का फोर्स लोअर एंड से अपर एंड तक यूनिफॉर्मली मेंटेन है, पूरी स्ट्रिंग में 1 न्यूटन का टेंशन रहेगा, बशर्ते स्ट्रिंग कैसी हो? पतली हो, ऐसी हो आइडियल स्ट्रिंग। ये बात समझ पा रहे ना? अच्छा, आइडियल की जगह नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल का मतलब होता है मैसिव स्ट्रिंग। मैसिव स्ट्रिंग का मतलब इसमें मास देखो बढ़िया मोटाई आ गई ये। अच्छा, मान लो इस रस्से का मास 2 किलो है, कितना है? 2 किलो। 2 किलो कई सारे टुकड़े कर सकते हो, हमारा टोटल रस्सा 2 किलो का है। अच्छा, यहाँ 20 से कितना होगा? अगर टोटल मन में सोचना इस बात सवाल नहीं, केवल डिस्कशन है कि आप फील कर सको कि हम कैसे चीजों का कंडीशन पढ़ते हैं। रस्सी पतली है, टेंशन कैसा है? रस्सी अगर पतली है, थिन स्ट्रिंग है, इसमें मास ज्यादा नहीं है, हल्की है, आइडियल है, तो उसमें अगर एक एंड से 10 न्यूटन से खींचोगे तो 10 न्यूटन का फोर्स पूरी रस्सी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो? अरे इसमें आ जाओ, आओ इसको खींचे, आओ इसको यहाँ से खींचो, क्या छोड़ो, हम खींचना नहीं, हमने क्या लिखा मैंने? फ्री हैंगिंग मतलब कोई खींच रहा है क्या कर रहे? ऐसा राइट? ये टोटल 2 किलो का है, कितने का? तो आधा कितना? आधा कितना? अच्छा, इस पॉइंट पर टेंशन कितने किलो का होगा? ऊपर की रस्सी टेंशन लगा रही होगी, जो लटक रहा है वो टेंशन लगा रहा है। भैया टेंशन ग्रेविटी प्लेस बनेगा, रस्सी क्यों सीधी लटक रही? क्योंकि इसमें ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी हर सेगमेंट में mg 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 लगा रही है। तो यहाँ कितना mg लगा? कैसे नीचे वाला मास 9 mg, इससे बिल्कुल टेंशन नहीं है। इससे कितना? रस्सी कितनी की? आधा कितना? इधर आधा कितना? इस पॉइंट के नीचे कितना लटक रहा? तो टेंशन जब 1 किलो डिसाइड करेगा। अच्छा, इस एंड के नीचे कितना लटक रहा? तो यहाँ पर टेंशन कौन डिसाइड करेगा? 2 किलो। मेरी बात समझ रहा हो ध्यान से, और ध्यान से चलो इसके 4 सेक्शन करते हैं। और तुमको बता दिया रस्सी 200 किलो की है, और टुकड़े करना तो उसको 500 ग्राम तोड़ 500 ग्राम तोड़ लेना, आधा किलो। चलो यहाँ टेंशन कितनी है? रस्सी फ्रीली, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। किसी फ्रीली हैंगिंग रस्सी के अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि किसी पॉइंट का टेंशन उस पॉइंट से नीचे लटक रहा मास डिसाइड करता है। क्योंकि किसी पॉइंट पर जो टेंशन बनाने का काम है वो नीचे लटक रहे हिस्से के वजन की वजह से। इस पॉइंट पर टेंशन ये वजन डिसाइड करेगा, इस पॉइंट पर टेंशन ये वजन डिसाइड करेगा, इस पॉइंट पर टेंशन ये वजन डिसाइड करेगा, और इस पॉइंट पर टेंशन ये पूरा वजन डिसाइड करेगा। ये बात समझ रहे ना? तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो क्या 500 ग्राम की वजह से होगा? 500 ग्राम, अरे 2 किलो का 1/4 टुकड़ा। इस पॉइंट पर टेंशन 1 किलो, इस पॉइंट पर टेंशन 1.5 किलो, और इस पॉइंट पर टेंशन 2। तो यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, अलग अलग केक जैसा टेंशन। अच्छा, वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था, ये देखो इसमें एक टी वेरिएबल लिखा है कि एक टी लिखा है, कांस्टेंट टेंशन है, यहाँ टेंशन कांस्टेंट है और यहाँ टेंशन वेरिएबल है। मेरी बात समझ पा रहे ना? यहाँ टेंशन हम क्रिएट करते थे, यहाँ ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिक टेंशन क्रिएटेड है। अब करना क्या है? एक छोटा बच्चा उसने रस्सी कर दी देखी, एक छोटा बच्चा उसने देखा कि आसमान से रस्सी लटक रही, वो आया उसने ऐसे करके धीरे से पास दे दिया, चला गया। अब रस्सी के अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग है, और टेंशन अलग अलग टेंशन वेरिएबल है,
और टेंशन वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। पता तुम्हें नीचे जो जंग दोगे हो सकता बड़े बढ़िया से दो, लेकिन ऊपर जाते 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 हो सकता जंग कब हो जाए, हो सकता जंग पड़ भी जाए। असंज्ञान में डिसाइड करेगा, फार्मूला डिसाइड करेगा। खैर छोड़ो हटाओ, यार रस्सी बड़ा फंस गए, जुगाड़ करते हैं। चलो एक काम करें, ध्यान सुनो। इस रस्सी का कुछ तो आइडिया होगा। जैसे मान लो इस रस्सी का हमें एक आइडिया दिया गया, इस रस्सी का मास कितना है, तो मास पर यूनिट कितना, समझ। जब भी कभी वेरिएबल चीजों की स्टडी करनी होती है, जब भी कभी वेरिएबल चीजों की स्टडी करनी होती है तो किसी एक किनारे से किसी वेरिएबल डिस्टेंस पर जाकर पढ़ते हैं। या तो इधर से x पर चले गए, इधर से y पर चले गए, तो लस्सी के लोअर एंड से y पर जा रहे हैं, लोअर एंड से y पर, तो लोअर एंड से किसी y जनरल दूरी पर चले जाओ, यहाँ ऐसे ऐसे। देखिए रस्सी के लोअर एंड से y दूरी पर चले जाओ। अच्छा इस पॉइंट पर टेंशन कौन डिसाइड करेगा? ऊपर वाला तार की नीचे लटक रहा था, नीचे लटक रहे तार का मास टोटल मास है कि टोटल मास का एक पार्ट है? क्या इस पार्ट का मास गेस कर सकते हो? बिल्कुल गेस कर सकते हो। कैसे जुगाड़ नहीं किया, खतरनाक जुगाड़। एल लंबाई का मास कितना? अबे एल लंबाई का मास कितना? अरे उसी को भाई लिखा है, एल लंबाई का मास m है तो यूनिट का m/l। तो आपने जो सेक्शन सेलेक्ट किया वो कितना है, तो y का मास कितना हो जाएगा, m/l into y। ध्यान से देखो, क्या m/l को म्यू लिख सकते हैं? तो क्या m/l को अगर म्यू लिखा जाएगा तो y हिस्से का मास म्यू y हो जाएगा। और बढ़िया ध्यान से देखो, इतने हिस्से का जो मास है जिसकी वैल्यू म्यू y है वो क्या इस पॉइंट से नीचे काम करेगा? बोला पड़ेगा इस पॉइंट से नीचे काम करेगा, ऐसे ऐसे। इसी पॉइंट पर काम करने वाला लटक रहे हिस्से का मास उस पॉइंट का टेंशन डिसाइड करेगा। तो इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा? इस पॉइंट पर एक कॉमन सेंस समझो, क्या ये पॉइंट रुका हुआ है नहीं चल रहा? अरे रस्सी लटक रही है, ये रुका हुआ है, जहां नहीं है। अच्छा कोई पॉइंट रुका है मतलब स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब बैलेंस है, इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना, जीरो। तो इतना फोर्स नीचे उतना फोर्स। तो रस्सी में नीचे कौन लग रहा है? इस पार्ट का mg। ऊपर कौन लग रहा है? टेंशन। तो क्या टेंशन नीचे वाले पार्ट के mg को बैलेंस कर रहा होगा? तो ऊपर t बराबर नीचे mg, तो ऊपर का t बराबर नीचे m। इतने पार्ट का m कितना है? y लंबाई का मास कितना है? म्यू y। तो बराबर किसके हो जाएगा? म्यू इनटू y इनटू g। कैसे बोलते हैं? पूरी रस्सी के y सेगमेंट का मास हमने यूनिटरी मेथड से निकाला, कितने का इतना तो इतने का इतना तो इतने का इतना। म्यू y मास है, म्यू y मास है, म्यू y मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी mg बन जाएगा, जो कि इस पॉइंट पर नीचे काम करेगा। mg नीचे, टेंशन ऊपर, पॉइंट t के ऊपर, तो टेंशन बराबर mg बन जाएगा। तो t की जगह पर mg, m की जगह पर म्यू y इनटू g। राइट? वेलोसिटी का फार्मूला बोलो, बाकी सब तुम्हें आता है। फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो। अगर कोई पल्स क्रिएट करी जाए तो पल्स की यहां पर रफ्तार कितनी होगी? उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंशन T है, कोई जनरल पॉइंट, रस्सी का कोई जनरल पॉइंट जिस पर टेंशन T है और रस्सी की मास पर यूनिट लेंथ की इंफॉर्मेशन म्यू है, तो रफ्तार कितनी हो जाएगी? v बराबर, अरे आप फार्मूला जानते हो, v बराबर रूट के अंदर t बाई म्यू। तो v बराबर अंडर रूट के अंदर t की जगह म्यू इनटू y इनटू g अपॉन कितना? म्यू से म्यू खत्म। तो v बराबर, यार बोलना पड़ेगा, v बराबर y मल्टीप्लाई बाय g। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम वाकई अच्छे बच्चे हो, तुम वाकई सिलेक्शन लायक हो, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के दिखाओ। हम समझ रहे हैं 30 सेकंड का समय, एनालिसिस कर लो, उस स्टेटमेंट को पढ़ के बताओ, जैसे हम पढ़ के डायरेक्ट 30 सेकंड का समय जल्दी। रस्सी है, रस्सी की प्रोग्रेसिव वेव की रफ्तार इस पॉइंट पर इतनी रफ्तार से कौन कौन इफेक्टिव फैक्टर सब दिमाग में रख करके उसको एक बार पढ़ के बताना हेडिंग के साथ, हेडिंग के कुछ पार्ट्स लेकर। अब हम पढ़ते जा रहे हैं सहयोग करना। रेडी? फ्रीली हैंगिंग मैसिव स्ट्रिंग के, सही है, लोअर एंड से y दूरी पर प्रोग्रेसिव वेव की रफ्तार v बराबर रूट y मल्टीप्लाई बाय g। क्या हुआ? अरे फ्री हैंगिंग स्ट्रिंग के लोअर एंड से किसी y दूरी पर, अच्छा सोचो सोचो सोचो, लॉजिकली सोचो बेटा,
वाई क्या बदल सकते हो? वाई हमने सेलेक्ट किया, हमारा जहां दिल करेगा हम चाहेंगे तो वाई को यहां ले आएंगे, वाई बराबर 0, वाई बराबर l by 2, वाई बराबर l, जहां दिल करेगा वहां। तो हम वाई को बदल बदल के अलग अलग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं और अलग अलग पॉइंट पर प्रोग्रेसिव वेव की रफ्तार अलग अलग होगी। समझ गया ना? चर्चा नोट करो। ये बार बार रटा होना चाहिए, तो बहुत कठिन बात नहीं है। b बराबर रूट वाई जी। डन। सवाल नंबर 24 में पहला ऑप्शन सही करो, उसमें रूट लगाओ। सवाल नंबर 24 में पहला ऑप्शन सही कर लो, केवल रूट x लिख लो। अब सवाल पढ़ो, उसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। सवाल पढ़ो, सवाल नहीं करके पढ़ो ताकि सवाल पढ़ना भी आ जाए, बाकी आप काम करो। समझ गए ना? एक स्ट्रिंग है hanging from rigid support, a transverse pulse is excited at its free end. एक transverse pulse यानी झटका क्रिएट किया जाता है इसके लोअर एंड पर, फ्री एंड पर। The speed at which the pulse travels at a distance x is proportional to। समझ गए ना? अरे लोअर एंड पर प्रोड्यूस की गई पल्स की जो रफ्तार है वो क्या b बराबर रूट वाई एक्स रूट एक्स जी हो सकती है? अरे चाहे y रख लो चाहे x रख लो, इसका मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ y या अंडर रूट ऑफ x। ऑप्शन समझा? ए शाबाश, आगे चलो। अब आगे चलने से पहले बेटा इसका फॉर्मूलेशन आना चाहिए, है ना? तभी सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, आइए सीखते हैं। बढ़िया शानदार सवाल, बेहद लजीज। इसी को तुम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इसे लिखिए बेटा, इसी के साथ हेडिंग ऐड कर दें। सवाल नंबर 25 सॉल्व करने के लिए हेडिंग ऐड कर दो, टाइम टेकन बाय पल्स, टाइम टेकन बाय pulse to travel complete length। टाइम टेकन बाय पल्स, पल्स का मतलब वेग से, कंफ्यूज ना होना। टाइम टेकन बाय पल्स टू ट्रैवल कंप्लीट लेंथ, पूरी लेंथ ट्रैवल करने के लिए पल्स को कितना समय लगेगा? 2 रूट एल बाई जी। अच्छा बेटा क्या बता दो भाई, चीजों का कितना सही इस्तेमाल है। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट टेंपरेचर है म्यू, स्ट्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो म्यू है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टी है। अब ऐसा भी कह सकते हो क्या? तो हमसे कह रहा है कि इसके लोअर एंड से, आपको जनरल आंसर पता है, लोअर एंड से किसी जनरल वाई डिस्टेंस पर ये जो पल्स जा रही है, इस पल्स की यहाँ पे रफ्तार कितनी होगी? v बराबर आपने वैल्यू निकाली रूट के अंदर वाई जी, सही है? अच्छा एक बात बताओ, रस्सी की टोटल लंबाई कितनी है? रस्सी की टोटल लंबाई मान ली पड़ी बेटा, रस्सी की टोटल लंबाई मान लो कितनी है? m। अच्छा हिंट करो, वाई का सिलेक्शन कहां से किया? वाई कहां से नापी गई लंबाई? लोअर एंड से नापी गई लंबाई है वाई। तो यहाँ पे वाई कितना है? यहाँ पे वाई कुछ होगा, यहाँ वाई है, यहाँ वाई किसके बराबर है? तो ये कौन सा पॉइंट है वाई बराबर, और ये कौन सा पॉइंट है वाई बराबर? अरे वाई के टर्म्स में वाई बराबर 0 से चलते चलते वाई बराबर l तक, राइट? अच्छा किसी फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो समझ सकते लेते हैं t बराबर, और जब तक वो फिनोमेना कंप्लीट हुआ तब तक आप कोई टाइम आंसर किया t बराबर t। आप ऐसा कह सकते हो कि फ्रीली हैंग कर रही अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही रस्सी के लोअर एंड से क्रिएट किया गया चर किसी t टाइम में लोअर एंड से अपर एंड पहुंच गया। समझ गया ना? अच्छा वेलोसिटी आती, ऐसा वेलोसिटी टाइम पहुंच सकते हो क्या? जुगाड़ करो है कोई? भाई देखो मामला वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अरे यार तो देख रहा सब हमें दर्शन हो रहा है, ये देखो दिख रहा सब कुछ। अरे y बदलेगा तो v भी, तो मामला वेरिएबल कहीं कांस्टेंट है। वेरिएबल का क्या डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन से कुछ तो आना चाहिए, और जुगाड़ करके तो होगा, देखा जाएगा। अच्छा b को क्या लिख सकते हो? b वेलोसिटी है,
वेलोसिटी का सही मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलाउंग है? तो रेट ऑफ चेंज ds लेना चाहिए dy। यह शानदार नतीजा बहुत टेस्टी बात है। d बराबर रूट के अंदर y मल्टीप्लाई बाय g, तो d की जगह पे अंडर रूट के सॉरी d बराबर dy बाय, तो सही लिखा ना। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज चेंजिंग अराउंड y, so dy by dt is equal to रूट के अंदर y मल्टीप्लाई बाय g। अब ये कौन है? y, ये एक तरफ ले आओ, dy अपॉन रूट y बराबर रूट के अंदर g और मल्टीप्लाई बाय dt। इंटीग्रेटर समय की शुरुआत कहां से कहां तक और y की शुरुआत कहां से, या जो वेरिएबल उसी की लिमिट y की शुरुआत कहां से? t बराबर 0 पर y बराबर और t बराबर t पर y बराबर। बढ़िया, सही है। ओके, ठीक हो जुगाड़ करके इंटीग्रेशन के अंदर रूट y को नीचे क्या लिख सकते हो? y की पावर 1/2 ऊपर ले आओ, क्या बन जाएगा? y की पावर माइनस इनटू, अबे यार रूट y को y की पावर 1/2 नीचे लिखोगे, ऊपर जाएगा तो y की पावर माइनस 1/2। अगर बेटा क्या हुआ है dy इंटीग्रेशन करो, आंसर कितना आएगा? तो इंटीग्रेशन करते वक्त क्या पावर में जोड़ दिया जाता है और y नीचे कॉपी कर देते हैं। आओ ये अंदर बात ले, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो। माइनस 1/2 प्लस 1 कितना हो? जल्दी बोलो यार, 1 में से आधा चले गया, आधा बचेगा तो y की पावर में अपॉन कितना आएगा? देख लो, चेक कर लो, बाद राइट करना पूरी गलत बना दिया। सही है। अच्छा देखो, ये 2 जब ऊपर पहुंच जाएगा, क्या ऊपर पहुंच गया और क्या? और y की पावर 1/2 मतलब रूट y। अब जुगाड़ देखो, याद रखना आंसर इनके पेपर के अंदर नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कमजोर है तो चट से याद रखो 1 अपॉन रूट y या 1 अपॉन रूट x का जो इंटीग्रेशन फॉर्म आएगा वो 2 रूट x या 2 रूट y है। इसे याद रखो, छोटे-छोटे से दिमाग में रखो यार। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सब रिजल्ट मस्ट बी लर्न। कुछ रिजल्ट याद हो जाने चाहिए, 2-3 तरीके चट से नहीं चल जाए। इससे पहले तुम्हारा दिमाग सोचे, तुम्हारा हाथ पहले लिख दे या अभ्यास होना चाहिए कुछ सवालों। बच जाओगे। टाइम की लड़ाई है, स्ट्रेटजी की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई नहीं है। ध्यान देना इस बात पर, बिल्कुल फर्जी नहीं करना कि आपको बहुत ज्ञान अपने जेब में रखिए। हाँ, आपके पास प्रैक्टिस अगर नहीं, आपके पास रफ्तार नहीं, तो आप यहीं मिले क्या कर दो, क्या कोटा में भटकते हो, लखनऊ में इलाहाबाद ले लो। आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के साथ एक और बात है, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है, कुछ सवालों के रिजल्ट याद रखो, कुछ एग्जाम्पल याद रखो। जो एग्जाम्पल भी याद रखने अच्छे होते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल याद रखने लायक अपने आप। ये जो एग्जाम्पल आप कराने जा रहे हैं ये भी याद रखना है, क्योंकि ये रिजल्ट है बेटा। ये याद रह जाएंगे तो चट से ऑप्शन देख के टिक मारोगे। सॉल्व करने का टाइम नहीं हुआ, 180 क्वेश्चन 180 मिनट। हर क्वेश्चन के बदले में 1 मिनट आ रहा है यार। माना वायु जल्दी कर लोगी तो 30 मिनट लाइक है। कौन सवाल में 1 मिनट का रखना है यार? थ्योरेटिकल सवाल होते हैं 1 मिनट होते हैं। 1 मिनट का सवाल कभी कर पाएगा तो बढ़िया प्रैक्टिस होगी। समझ गया? आप तो प्रयास करते रहिए। बाकी सारी जो बातें लोग रिवीजन करके बहुत कुछ सीखें, इंटरेस्टिंग मजा आएगा। इसको ऊपर ले जाए, सॉल्व कर लिया? ए सॉल्व कर लिया? आंसर कितना? लिमिट कहां से लाना? 0 से बहुत शानदार। रूट जी का इंटीग्रेशन कितना? 2 रूट जी हो जाए। अरे बोलो भाई, जी कैसा नंबर है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा क्या? पहले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई रोल? आधे बोल के भाई साहब, अच्छे बच्चे बोल रहे। dt का इंटीग्रेशन अब सब बोला कि ये कांस्टेंट नहीं है। ऐसा तो नहीं है। अच्छा ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो कहां आ जाएगा? बाहर। dt का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? t। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से, शाबाश। लिमिट आप देख रहे हैं? हमें आंसर दिख रहा है। अच्छा 0 का मतलब यहां 0 का मतलब एक का आंसर बोलना 2 रूट l बराबर रूट g इनटू t। आंसर बोलो एक बार। 2 रूट, सही बात है, बराबर रूट g इनटू, जो तो लिख दिया, g को नीचे समेट दो। 2 रूट एक साथ लगा दे क्या? l बाई बराबर 16 से। अब तुरंत पढ़ के बताओ क्या है?
सीखो बेटा, पढ़ नहीं पाओगे तो कभी कुछ सवाल ही नहीं पकड़ पाओगे। क्या लिखा पढ़ के बताओ, हम पढ़ सकते हैं। किसी किसी फ्रीली हैंगिंग मैसिव स्ट्रिंग के लोअर एंड से प्रोड्यूस की गई पल्स को अपर एंड तक जाने में लगा T बराबर 2√L/G। T क्या है? टाइम, नीचे से ऊपर तक जाने का पल्स का, और 2 क्या है? कांस्टेंट है, और L क्या है? रस्सी की लंबाई। G क्या है? अब एक बात याद रखना, क्या ये रस्सी अगर ऐसे कर दी जाए पट्टी टेंशन लगाए तब भी ये फार्मूला वैलिड है? शाबाश, क्योंकि जी मतलब ग्रेविटी, फ्री हैंगिंग का मतलब किससे हो गया? ग्रेविटी से। तो ये केवल लटकती रस्सियों के बारे में रिजल्ट है। ये रिजल्ट कर लीजिए, राइट? याद रखिए, नोट कर ले बेटा। अब जो बच्चे रिजल्ट नोट कर लें, इतना बिल्कुल धैर्य से करो, वो बच्चे 25 नंबर आप टाइपिंग कर सकते हैं। अपने तो बेटा वेलोसिटी किसी फ्री हैंगिंग रस्सी के किसी वाइड डिस्टेंस पर वेलोसिटी वेरिएबल है √y जी, ये लिखा था सर हम किए। ये डब्बा याद रखना है, और एक डब्बा याद रखना कि रस्सी के लोअर एंड से, निचले हिस्से से तरंग को, पल्स को, झटके को, है ना, वेग को यहां से यहां पहुंचने में L लंबाई चलने में टाइम लगा, बड़ा सुंदर टाइम है। T बराबर 2π√L/G पेंडुलम का होता था ना, उससे मिलता जुलता है, याद है एक बार मैं पाई हटा तो खाली, है ना, लेकिन फर्क है बातों में, तो हमने ऐसे बोल दिया। सवाल नंबर चले 25 नंबर। हाँ जी, a block of mass 1 kg hanging vertically from the string of 1 meter length of non problem। ठीक, अरे क्वेश्चन हो जाएगा यार, चलोगे? बहुत आसान सवाल भाई। अरे ये आपका मान लीजिए सपोर्ट हो गया, और इससे 1 मीटर लंबे धागे के लोअर एंड पर बच्चों एक मास बांध दिया गया है, और मास कितना मिला? 1 kg, और इसका व्यू कितना है? आई थिंक 0.001 kg पर। अब क्या कह रहा हूं, कह रहा है पल्स, स्मॉल पल्स इज जनरेटेड एट द लोअर एंड, पल्स को टॉप तक पहुंचने में तकरीबन कितना समय? जो आधे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हम बताएं क्या तरीका, गलती कैसे होगी वो भी सीखो। कैसे होगी? ऐसा मतलब आपको लेंथ पता है, तो जो पल्स क्रिएट करोगे, सबके लिए बोर्ड पर हो, जो पल्स क्रिएट करोगे क्या पल्स ऐसे चलती जाएगी? उसके लिए होगी डिस्टेंस, और इस पल्स की होगी स्पीड, और इसको लगेगा टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय, लेकिन वो तब वैलिड है जब स्पीड कांस्टेंट वेरिएबल, इस केस में वेरिएबल थी, क्योंकि यहां v का फार्मूला v बराबर √yg आ रहा था, y बदलेगा तो v भी बदलेगा। तो एक टाइम हमने अलग से ड्राइव किया। इसे गलती क्या कर सकते हो, आपके पास डिस्टेंस का अंतर आपको पता है कि जो झटका, जो पल्स क्रिएट करोगे उसको 1 मीटर चढ़ना है, और उसकी रफ्तार को वैसे निकाल देना, v बराबर √t/2 से निकाल देना। आपके पास t का मतलब टेंशन, इसकी वजह से टेंशन, और u की जगह ब्रेकर, गलत सब गलत हो जाएगा। इसलिए फ्री हैंगिंग केस में आपको याद रखना है टाइम बराबर, बोलो टाइम बराबर, कुछ गलत तो नहीं कर, जस्ट टाइम निकाल के दोगे ना, t बराबर √2/2L/G से करो, नहीं आएगा, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, ठीक है? हैंगिंग बराबर, इसमें भी वेरिएबल नहीं है। जो हम बोल रहे स्टेटमेंट तो सही बोले, लेकिन मेरे नाम पे रस्सी चल रही थी, अभी जो हमने बोला उसमें रस्सी चल रही थी, यहाँ एक पतली स्ट्रिंग है, पतली स्ट्रिंग पर देखो, अब देखो मैसिव है कि नॉन मैसिव चेक करने का तरीका क्या है, जैसे वहां यहाँ 1 kg, और जो रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है, अच्छा 1 मीटर की रस्सी, और 1 मीटर रस्सी में कितना मास? 0.1 ग्राम की रस्सी है, 1 ग्राम, हजारों हिस्सा है। तो जो रस्सी का मास है वो टेंशन क्रिएट करने वाले या अदर मासेस की तुलना में नगण्य है, ना के बराबर। तो रस्सी में कैसी रफ्तार मेंटेन है, बेटा वैसे ही करना, तो ऐसे करना चाहिए। t बराबर, बाकी सही t बराबर रूट के अंदर, अरे यार v बराबर रूट के अंदर t/μ। ये बच्चों कंफ्यूजन हमें हुआ था, क्या आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? अगर ये मैसिव होती, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता कि हमको रस्सी फ्री लटकती समझ में आती, लास्ट एंड पॉइंट पे मास लटक रहा होगा, तो ऐसे केसेस को हम वैसे सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया था, है ना? इस केस में मास अलग से हैंगिंग है, तो v बराबर रूट के अंदर की टेंशन की जगह कितना है? सोच क्या रहे हो, आराम से बोलो, टेंशन। अरे तो रस्सी पतली है,
क्योंकि रस्सी का मास लटक रहे मास की तुलना में काफी कम है। तो रस्सी पतली, तो रस्सी के लोअर एंड पर जो टेंशन रहेगा लगभग वही टेंशन अपर एंड पर रहेगा। अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। यहाँ टेंशन कितना होगा 1 kg की वजह से, और यहाँ कितना होगा 1 kg की वजह से प्लस रस्सी की वजह से। अच्छा रस्सी कितने मास की है 1 ग्राम, तो क्या 1 किलो में 1 ग्राम जोड़ोगे तो कोई खास फर्क है कि लगभग एक जैसा है? जी कह रहे हो कि रस्सी में टेंशन यूनिफॉर्मली मेंटेन रहेगा। अब टेंशन कितना होगा जो लोअर एंड पर टेंशन बना कौन रहा लटकने वाला मास, कितना मास लटक रहा 1 kg। 1 kg काउंट करेंगे 0.1, इसको भी काउंट कर लें। ये तो नेग्लिजिबल है। हमें एक बार दूसरी बार बोलो सेम बात, रस्सी मास कंसीडरेबल है कि इग्नोरेबल? क्योंकि 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर में मास कितना है 1 ग्राम, 0.001 ग्राम, राइट। तो हम इस मास को केवल कंसीडर करें, हम कहें कि ये टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो टी की जगह पर mg, टेंशन का काम कौन करेगा mg, mg की जगह पर 1g, और म्यू की जगह बेटा म्यू 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 0.001। डेसिमल हटाओगे 3 प्लेस, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 प्लेस डेसिमल किसका? अच्छा ये 10 की पावर क्या 4 हो गया क्या? 10 की पावर 4 क्या 10 की पावर 2 बन के बाहर आ जाए 100 मीटर पर सेकंड। अब जब पल्स है उसकी रफ्तार कितनी, हेलो बोलना पड़ेगा यार 100 मीटर पर पल्स लोअर एंड से अपर एंड तक जाएगी, उसे कितना चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा 1 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी चलनी है 1 मीटर, स्पीड करो बेटा 100 की रफ्तार से, टाइम कितना मान लो बेटा t, t बराबर 1/100, आंसर 0.01 सेकंड। प्लीज एक मिनट रुक जाओ बेटा, प्लीज रुको, हम क्योंकि पहले थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया। और फिर वहां पर रस्सी चलती, ये रस्सी है कि स्ट्रिंग वाला केस? अगर फ्री हैंगिंग होती तो आंसर बताओ क्या हो, प्लीज आंसर दो बेटा। इधर देखो, अगर ये फ्री हैंगिंग होती तो आंसर 2√1/g, लेकिन ये फ्री हैंगिंग नहीं, इसके लोअर एंड पर मास है, बाकी रस्सी का मास कंसीडरेबल की इग्नोरेबल, और इग्नोरेबल मास का मतलब पतली स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सब जगह एक जैसा, वेलोसिटी भी एक जैसी। वेलोसिटी का फार्मूला v बराबर अंडर रूट t बाय v। तो वेलोसिटी निकाली, यानी स्पीड निकाली, डिस्टेंस पता थी, लगा दिया डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। नोट कर ले। इसी के मन में बैठा हूं, चलो भैया नो ये बच्चों 26 नंबर का लिए क्लास में क्यों भाई 26 का लिया 27 जब तक 26 आते क्या है पूरी लगाई थी ना कर लोगे। अच्छा 26 नंबर सवाल पढ़ के खाली बता दो कि किसका फर्क आएगा, टेंशन का कि म्यू का? अरे बोलो भाई टेंशन का, कहीं टेंशन टी होगा तो कहीं पर उस इतने का फर्क आ जाएगा। और देखो 27 नंबर 27 नंबर अच्छा ऐसा कुछ है 27 नंबर सवाल क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म रोप हैविंग सम मास एंड वर्टिकली। ओहो ये तो लटकने का रस्सी वाला केस है। v बराबर रूट yg चलेगा क्या? ठीक है भाई मान लिया। ट्रांसवर्स वेव की रफ्तार v एट हाइट h बताना पड़ेगा भाई। अरे कोई कठिनाई नहीं बेटा, v बराबर रूट y by g, yg होता था, y का नाम क्या उसने ऐसा रखा क्या? तो h into g हो जाएगा। अच्छा मुझे खाली इतना बता दो, इतना बता दो, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? नहीं कर पाओ। इसको क्या करना है? एक्चुअली ग्राफ के चीजों को लिखना होगा, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच ग्राफ। एक मिनट, ग्राफ बनाने के लिए दो संभावना है, या तो ग्राफ प्रैक्टिकल होगा, जैसे प्रिज्म का ग्राफ, जैसे वाटर की डेंसिटी का ग्राफ, ये प्रैक्टिकल ग्राफ, इनका कोई फार्मूला नहीं होता, और या तो ग्राफ फार्मूला बेस्ड होगा। ग्राफ बनता दो चीजों के बीच में, डिपेंडेंट और वेरिएबल। हमको क्या फार्मूला पता है क्या दोनों के बीच, किनके बीच में? जिनके बीच ग्राफ बनाना। देखो ग्राफ किसके बीच बनाना है? वेलोसिटी और
हाइट, वेलोसिटी हाइट बीच का रिलेशन दिया तो है। इसी प्रोग्रेसिव पल्स की रफ्तार v और प्रोग्रेसिव पल्स जिस रफ्तार जिस हाइट पर है h, उनके बीच का रिलेशन तो ग्राफ बनाना है इनके बीच का। एक में x ले लिया, एक में v ले लिया। ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए सुंदर, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर, दोनों क्या बन जाएगा v स्क्वायर बराबर h मल्टीप्लाई बाई h की और v की 1 पावर 2 पावर का रिलेशनशिप लीनियर नहीं कर रहा है। और कर्व में भी पैराबोला होगा, और पैराबोला में क्या जिसकी 2 पावर उसके दोनों एक्सिस कवर होते हैं, तो वेलोसिटी का 2 एक्सिस कवर होगा, ऊपर वाला भी, तो ऐसा ग्राफ है कोई ए बी सी कोई डाउट तो नहीं पकड़ेगा। ठीक, आगे चलो इस सवाल कर लो, जाते हैं फिर छोड़ देंगे सवाल थोड़ा सा लेट हो गया, लगभग 10 मिनट लेट था। जब क्वेश्चन लिखो में चले करना अटेंड करने काम से पूछ क्वेश्चन लिखो और जल्दी से अपना ले आ लिखना था अबे moves with अबे move with speed 300 meter per second on a wire. अबे move with 300 meter per second on a wire. On a wire which is under tension of 500 Newton. Which is under a tension of 500 Newton. Which is under a tension of 500 Newton. Which is under a tension of 500 Newton. Find how much tension must be changed. आराम से लिखिए. Find how much tension must be changed. How much tension must be changed? तनाव कितना बदल दिया जाए to increase the speed up to 360 meter per second. To increase the speed up to speed up to 300 meter per second. Sorry, 360 meter per second. To increase the speed up to 360 meter per second. तो बच्चे विचार का सारा सुनो फार्मूला आप लोग सिंपल फॉर्मेट लगेगा लगा के और सिंपल फॉर्मूला फॉर्मेट करेगा रस्सी एक एक दो और एक रस्सी क्या होगा रस्सी एक अलग अलग टेंशन पर सेम रस्सी में एक्सपेरिमेंट किया जाए ठीक तो सोच जरा रस्सी मान लो पहली कंडीशन पर टेंशन T1 और यही रस्सी दूसरी कंडीशन पर सिंपल बात सेम रस्सी पहले T1 से खींचा और फिर T2 से खींचा। अच्छा टेंशन कर दोगे तो रफ्तार भी अबे रफ्तार के फार्मूला टेंशन आता है तो V1 बराबर बोलना पड़ेगा V1 बराबर अंडर रूट के अंदर और ये बोल दो भाई V1 बराबर रूट के अंदर यहां पर T1 अपॉन म्यू इधर बोलेगा V2 बराबर अंडर रूट के अंदर T2 अपॉन म्यू सही है। अच्छा V1 पता है क्या 500 मीटर पर सेकंड ऐसा पूछा 300 या 300 T1 पता है क्या 500 T2 पता है क्या 360 करनी है और टेंशन कितना पता चलना है क्या। अच्छा म्यू कैसा है से क्या करें है कोई तरीका अरे दोनों को डिवाइड कर दो अननोन क्वांटिटी कट जाएगी तो V1 अपॉन V2 करते चले हम चले V1 अपॉन ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर बेटा T1 अपॉन म्यू अपॉन T2 अपॉन म्यू
म्यू से म्यू खत्म, रूट के अंदर क्या बचा, T1 अपॉन T2 बोर्ड पे रखना, जल्दबाजी नोट करो, भाग कर काट के बेटा। एक ही वायर, सेम म्यू, टेंशन अलग अलग, वेलोसिटी अलग अलग, फार्मूले डिवाइड किया, म्यू कट गया, म्यू की जरूरत भी नहीं थी, म्यू था भी नहीं ना, म्यू दिया था ना, म्यू पूछा था ना, म्यू की जरूरत हटा दिया, जुगाड़ कर लिया। अच्छा पहले रफ्तार कितनी थी बेटा, पढ़ के बोल तो बेटा 300, करना कितना चाहते हो 360, क्या टेंशन बढ़ाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। अरे यार कॉमन सेंस, रफ्तार बढ़ा रहे हो टेंशन नहीं बढ़ाओगे। अच्छा ऊपर टेंशन पहले कितना था 500 न्यूटन, नीचे टेंशन कितना था पता करना है, तो T2 को T2 मान काटा बेटी करे क्या, उड़ा दो, कैसे काटे 6 से, अरे 0 0 कैसे हो जाएगा, 6 पंचे और 6 6 36, रिजल्ट क्या आ गया बेटा 5/6 बराबर रूट के अंदर, हाँ जी बोलना पड़ेगा 500 अपॉन T2 स्क्वायरिंग ऑन, शाबाश, 5 5 25 अपॉन 6 6 36 बराबर, साइड करो यार, ये स्क्वायर किया 25 बन गया, स्क्वायर किया 36 बन गया, ऊपर क्या बनेगा 500 अपॉन T2, 25 से काटेगा, 25 से काटोगे 20 बार काटेगा, 25 में से 500, 25 के बाद 20 बार आता है, 25 से 25 25 2 50 25 3 इस तरह 20 बार पढ़ो तो लगभग 500 आए, आता है क्या पढ़ा, अरे यार 25 का पढ़ा 20 बार पढ़ ले, 20 का पढ़ा अच्छा भाइयों भाई बच्चों, आप अगर कुछ भी इतना बता दो तो क्या ये मास्टर या तो जो है गणित क्या है या तो उल्लू बनाना, बेटा 25 दूनी 50 और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, T2 बराबर बेटा 36 दूनी 72 का पता है। अब एक बात 20 सुनना ध्यान से, याद आपकी आपके आज के लेक्चर का आखिरी छोटा एनालिसिस है, कितना सुंदर एनालिसिस है, एक बात सुनो बेटा, पहले रस्सी में टेंशन कितना था 500 समझ लो, और रफ्तार कितनी थी 300, रफ्तार बढ़ाना चाहते हो 300 से 360 करना चाहते हो तो टेंशन नहीं बढ़ाना, तो टेंशन 500 से बढ़ा के कितना कर दिया, कितना बढ़ा दिया, समझ गया। कल की डेट पर आई ट्राई